आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपको 9 अप्रैल, आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर कब है? 9 अप्रैल को है। और 9 अप्रैल के लिए ये प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं, इसलिए आप इन प्रश्नों को भी तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो प्रश्न मैं आपको बताऊंगा ये बोर्ड परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न यहां पर बिना देरी किए हुए यहां पर आप देख सकते हैं, 1789 में फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी? उसका विरोध क्यों हुआ? कोई एक कारण लिखिए। 1789 में फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी? उसका विरोध क्यों हुआ? कोई एक कारण लिखिए। तो आप इस वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा। यहां पर आप देख सकते हैं उत्तर क्या हो जाएगा। 1789 में फ्रांस में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। 1789 में फ्रांस में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। आर्थिक कुप्रबंध के चलते फ्रांस की अर्थव्यवस्था बदहाली में पहुंच गई। और आर्थिक कुप्रबंध के चलते फ्रांस की अर्थव्यवस्था बदहाली में पहुंच गई, जिसके चलते लोगों ने विद्रोह कर दिया। जिसके चलते लोगों ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया और फ्रांस की क्रांति घटित हो गई। और इसी कारण से 1789 में फ्रांस की क्रांति हो गई थी। और अगला जो प्रश्न है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, यहां पर आप देख सकते हैं। और यहां लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, यह कथन किसका है? सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, यह कथन किसका है? यहां पर आप देख सकते हैं, पहला विकल्प है मोतीलाल नेहरू, दूसरा विकल्प है महात्मा गांधी, तीसरा विकल्प है CR दास और चौथा विकल्प है बाल गंगाधर तिलक। तो सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, यह कथन किसका है? उत्तर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। उत्तर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी जी का यह कथन है। और आपको चैनल में प्लेलिस्ट बनी मिल जाएगी, जिसमें मैंने सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराया है वीडियो के माध्यम से। तो यहां पर आप देख सकते हैं, अगला जो प्रश्न है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था? जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया? जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था? और जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया? यह प्रश्न भी बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। उत्तर क्या हो जाएगा? जर्मनी के एकीकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान ऑटो वॉन बिस्मार्क जी का था। जर्मनी के एकीकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया? ऑटो वॉन बिस्मार्क ने दिया। किसने? ऑटो वॉन बिस्मार्क का था। और एकीकृत जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट विलियम प्रथम घोषित किया गया। एकीकृत जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट किसे घोषित किया गया? विलियम प्रथम को घोषित किया गया। तो जर्मनी के एकीकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान ऑटो वॉन बिस्मार्क का था। और एकीकृत जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट किसे घोषित किया गया? तो उत्तर हो जाएगा, यहां पर आप देख सकते हैं, विलियम प्रथम को। अगला प्रश्न है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, आयात शुल्क से क्या आशय है? यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्न है, आयात शुल्क से क्या आशय है? उत्तर क्या हो जाएगा? किसी दूसरे देश से आयात की जाने वाली वस्तु पर, किसी दूसरे देश से आयात की जाने वाली वस्तु पर। और मेरा यह टारगेट है कि मैं आपको प्रश्नों का उत्तर समझा करके ही याद करा दूं, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिन्हें आपको
रटना नहीं पड़ता है, आपको सिर्फ और सिर्फ समझना पड़ता है। तो यह आप देख सकते हैं, किसी दूसरे देश से आयात की जाने वाली यानी दूसरे देश से खरीदी जाने वाली वस्तु पर लगाया जाने वाला शुल्क क्या कहलाता है? आयात शुल्क कहलाता है। और यह कर यानी टैक्स उस सीमा पर या बंदरगाह पर या हवाई अड्डे पर लगता है जहां से वह चीज देश में आती है। किसी दूसरे देश से आयात की जाने वाली वस्तु पर लगाया जाने वाला शुल्क क्या कहलाता है? आयात शुल्क कहलाता है। और यह कर कहां पर लिया जाता है? उस सीमा पर या बंदरगाह पर या हवाई अड्डे पर जहां से वह चीज या वस्तु हमारे देश में आती है। कोई विदेशी वस्तु जब हमारे देश में आती है तो बंदरगाह पर या हवाई अड्डे पर या सीमा पर जो टैक्स लिया जाता है, जो शुल्क लिया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं? आयात शुल्क कहते हैं। अगला है प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और इसका उत्तर तो आप कभी नहीं भूल पाएंगे। लैटेराइट मिट्टी का रंग होता है। यहां पर आप देख सकते हैं, पहला विकल्प है लाल, दूसरा विकल्प है काला, तीसरा विकल्प है पीला और चौथा विकल्प है यहां पर आप देख सकते हैं भूरा। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? लैटेराइट मिट्टी का रंग होता है कैसा? लाल होता है। लैटेराइट लाल, लैटेराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? लाल होता है। और अगला जो प्रश्न है यहां पर आप देख सकते हैं, मृदा अपरदन है। मृदा अपरदन क्या है? पहला विकल्प है मृदा का जमाव होना। क्या मृदा का जमाव होना मृदा अपरदन कहलाता है? दूसरा विकल्प है जैव तत्वों का मृदा में परिवर्तन होना। क्या जैव तत्वों का मृदा में परिवर्तन हो जाना मृदा अपरदन कहलाता है? और तीसरा विकल्प है मृदा को नदी में बहाकर। और चौथा विकल्प है मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया। तो मृदा अपरदन क्या है? मृदा के कटाव यानी जब मिट्टी का कटाव हो जाता है किसी कारणवश, जैसे नदियों के द्वारा मिट्टी का कटाव होना या फिर पवनों यानी आंधी के द्वारा जब मिट्टी का कटाव होता है और उसके द्वारा यानी नदियों के द्वारा जब मिट्टी बह जाती है, उसी को क्या कहते हैं? मृदा अपरदन कहते हैं। तो उत्तर हो जाएगा मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? मृदा अपरदन कहते हैं। अगला प्रश्न यहां पर आप देख सकते हैं, नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से निर्मित मृदा है। तो इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से निर्मित मृदा है। यहां पर आप देख सकते हैं, पहला विकल्प है पर्वतीय मृदा, दूसरा विकल्प है रेतीली मृदा, तीसरा विकल्प है जलोढ़ मृदा और चौथा विकल्प है काली मृदा। तो जो जल के साथ ओढ़कर यानी जल के साथ बहकर जो मृदा आती है वह आती है नदियों के द्वारा और उसे क्या कहते हैं? जलोढ़ मृदा कहते हैं। तो नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से जो निर्मित मृदा होती है, जो मिट्टी होती है, उसे क्या कहते हैं? उत्तर हो जाएगा जलोढ़ मृदा। तीसरा ऑप्शन सही है। अगला है प्रश्न, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? उत्तर हो जाएगा गोविंद सागर जलाशय, जो भारत का सबसे ऊंचा बांध माना जाता है। और अगला प्रश्न यहां पर आप देख सकते हैं, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? सतलज नदी पर। और यह बांध पंजाब राज्य में बनाया गया है। यदि प्रश्न आता है भाखड़ा नागल बांध किस राज्य में बना है, तो उत्तर हो जाएगा पंजाब राज्य में। और यदि प्रश्न आता है भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो उत्तर हो जाएगा सतलज नदी पर। तो यहां पर आप देख सकते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, खनिज ईंधन से क्या आशय है? उत्तर क्या हो जाएगा? वह वस्तुएं जो धरातल के नीचे खोद कर निकाली जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? खनिज पदार्थ कहते हैं। और कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम आदि खनिज ईंधन कहलाते हैं। वह वस्तुएं जो धरातल यानी धरती के नीचे से खोद कर निकाली जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? खनिज पदार्थ कहते हैं। और इनमें कौन कौन से पदार्थ हो सकते हैं? यहां पर आप देख सकते हैं कोयला, पेट्रोलियम,
प्राकृतिक गैस, यूरेनियम आदि खनिज ईंधन कहलाते हैं। अगला है प्रश्न यहां पर, यातायात का सबसे महंगा साधन कौन सा है? तो इस प्रश्न को याद करने की बिल्कुल आसान सा तरीका है, आपने अनुभव भी किया होगा। यहां पर आप देख सकते हैं सड़क परिवहन, दूसरा है रेल परिवहन, तीसरा है वायु परिवहन और चौथा है जल परिवहन। तो यातायात का सबसे महंगा साधन कौन सा है? उत्तर हो जाएगा वायु परिवहन। यदि हम हवाई जहाज के द्वारा यात्रा करते हैं तो यह यात्रा काफी ज्यादा महंगी हो जाती है, क्योंकि इसमें पैसा भी अधिक लगता है। बाकी सड़क परिवहन, रेल परिवहन और जल परिवहन ये सभी यातायात के सबसे महंगे साधन नहीं हैं। अगला है प्रश्न, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? पहला विकल्प है राष्ट्रीय राजमार्ग 2, दूसरा विकल्प है राष्ट्रीय राजमार्ग 3, तीसरा विकल्प है राष्ट्रीय राजमार्ग 7 और चौथा विकल्प है राष्ट्रीय राजमार्ग 12। तो उत्तर क्या हो जाएगा? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग 7। तीसरा ऑप्शन सही है, NH7। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 7 जो कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगला प्रश्न है, दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है? पहला विकल्प है स्थानीय व्यापार, दूसरा विकल्प है अंतरराष्ट्रीय व्यापार, तीसरा विकल्प है अंतर्देशीय व्यापार और चौथा विकल्प है विश्व व्यापार। तो उत्तर क्या हो जाएगा? दो देशों के मध्य जो व्यापार होता है वह क्या कहलाता है? उत्तर हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय व्यापार, या आप कह सकते हैं विदेशी व्यापार, या आप कह सकते हैं विकल्प में यदि दिया है विदेशी व्यापार तो उत्तर क्या हो जाएगा? विदेशी व्यापार भी उत्तर हो जाएगा। तो यहां पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार लिखा है, इसलिए दूसरा ही ऑप्शन सही है। अगला है प्रश्न, यातायात का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? अभी अभी मैंने आपको बताया है कि यातायात का सबसे महंगा साधन कौन सा है, तो उत्तर हो गया वायु परिवहन। और यहां पर प्रश्न है, यातायात का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? तो यहां पर आप देख सकते हैं विकल्प पहला है सड़क मार्ग, दूसरा है रेल मार्ग, तीसरा है जल मार्ग और चौथा है वायु मार्ग। तो उत्तर क्या हो जाएगा? यातायात का सबसे सस्ता साधन कौन सा है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? जल मार्ग। उत्तर क्या हो जाएगा? जल मार्ग यातायात का सबसे सस्ता साधन है। जल मार्ग जो है यह यातायात का सबसे सस्ता साधन है। अगला है प्रश्न, यहां पर आप देख सकते हैं भारत में कौन सी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो यह प्रश्न तो आपको ऐसे ही आता होगा, यानी इसका उत्तर आप जानते ही होंगे, फिर भी मैं आपको आंसर बता देता हूं। भारत में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। भारत में कौन सी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? उत्तर हो जाएगा भारत में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर करते रहें और चैनल के साथ जुड़कर बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करते रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें। आप सभी का पेपर अच्छा होता रहे, अच्छे स्कोर करते रहें। जय हिंद।